प्रणाम। कुंडलिनी और तंत्र के बारे में हम आगे की जानकारी लेंगे। मनुष्य को दृश्यमान समर्थता उसकी कायिक लीवर के अंतर्गत उसी परिधि में काम करती हुई दिखती है, पर वस्तुतः उसका क्षेत्र इतना सीमित नहीं है। वह समीपवर्ती क्षेत्र में बाहर भी विद्यमान रहती है और संपर्क में आने वाले वातावरण को भी प्रभावित करती है। सानिध्य में आने वाले व्यक्तियों को भी प्रभावित करती है। शरीरगत क्षमता का क्रियाकलाप किसी भी रूप में दृष्टिगोचर क्यों न होता हो, वस्तुतः वह विद्युत प्रवाह के रूप में होता है। नस नाड़ियाँ उसी के आधार पर अपना रक्त संचार क्रम जारी रखती है। ज्ञान तंतु उसी के सहारे मस्तिष्क के साथ विभिन्न अंग अवयवों का संबंध जोड़े रहते हैं। मांसपेशियों का आकुंचन प्रकुंचन उसी के सहारे गतिशील रहता है। निद्रा और जागृति में भी उसी की भूमिका रहती है। इसी जीवंत विद्युत को आध्यात्म भाषा में प्राण शक्ति कहा जाता है। शरीरधारियों की शारीरिक मानसिक हलचलों में इसी की प्रधानता रहने से उन्हें प्राणी कहा जाता है। जिसमें इसकी अधिकता होती है उन्हें प्राणवान और न्यूनता वालों को अल्प प्राण कहते हैं। कई बार बातचीत के इस न्यूनता का अत्युक्तिपूर्ण दोषारोपण किसी को निष्प्राण कहकर भी किया जाता है। वस्तुतः जीवधारियों की वास्तविक एवं आंतरिक समर्थता इसी क्षमता के आधार पर दृष्टिगोचर होती है। कईयों के कायिक लीवर भैंसे जैसे सुदृढ़ और विशाल भी होते हैं, पर अल्प प्राण होने के कारण उनका पुरुषार्थ नगण्य रहता है, जबकि उसमें कहीं छोटे आकार का चीता दौड़ने, उछलने और वजन ढोने में असाधारण सामर्थ्य का परिचय देता है। ये प्राण अदृश्य है, उसे आमतौर से खुली आंखों से नहीं देखा जा सकता, तो भी अब सूक्ष्मदर्शी उपकरणों से यह संभव हो गया है कि उसका अस्तित्व शरीर के बाहर भी देखा जा सके। उसे आभामंडल या तेजोवलय कहते हैं। यही है वह विद्युत अंश जो संपर्क में आने वाले अन्य प्राणियों तथा पदार्थों को आकर्षित प्रभावित करता रहता है। शरीर के भीतर काम करने वाली इस बिजली को भी अवयवों की हलचलों में तीव्रता न्यूनता देखकर जाना जा सकता है। इससे रहित तो कोई भी प्राण नहीं रहता, पर उसकी न्यूनाधिकता के आधार पर स्फूर्ति, तत्परता, क्रियाशीलता एवं क्षमता में अंतर तो बना ही रहता है। अब इस आभामंडल को भी प्राणी की समर्थता का मूल्यांकन करते समय जाना जाने लगा है और यह भी विचार होता है कि इसे किस प्रकार बढ़ा या घटाकर संतुलित स्तर पर लाया जाए। सामान्य स्वस्थता और समर्थता के लिए आवश्यक है कि यह विद्युत संतुलन हर किसी में ठीक स्तर का बना रहे। विशिष्ट प्रयोजनों के लिए इसे बढ़ाने या घटाने की बात भी सोची जाती है। समाधि, तंद्रा एवं शांति विश्रांति के लिए उसकी न्यूनता अपेक्षित होती है, जबकि दुस्साहसी पराक्रमों में के लिए उसे कहीं अधिक मात्रा में बढ़ाने की आवश्यकता पड़ती है। अब इस संदर्भ में अपेक्षाकृत अधिक ध्यान दिया जा रहा है और वैज्ञानिक क्षेत्रों में भौतिक स्तर का अनुसंधान क्रम भी चल रहा है। आध्यात्मवादी तो आरंभ से इसे खोजने और आवश्यकता अनुसार घटाने बढ़ाने की कुशलता प्राप्त करने के लिए साधना स्तर के विभिन्न प्रयोग करते रहते हैं। मानवीय प्रभामंडल की जानकारी अति प्राचीन काल से चल रही है। यह एक प्रकाश पुंज के रूप में मनुष्य के शरीर को ढके रहता है। इजिप्त, भारत, ग्रीस और रोम में इसे धार्मिक मान्यताएं प्राप्त है और प्रत्येक धार्मिक मूर्तियों में इसका प्रदर्शन भी किया जाता है।
प्रभामंडल का स्वरूप प्रत्येक मनुष्य में भिन्न भिन्न रंगों व विशिष्टताओं का पाया जाता है। यह भिन्नता उनके स्वास्थ्य, भावना व धार्मिक मान्यताओं के ऊपर आधारित होती है। एक महान दार्शनिक स्वीडेनबॉर्ग ने अपनी स्पिरिचुअल डायरी में लिखा है कि प्रत्येक मनुष्य को चारों ओर एक आध्यात्मिक, प्राकृतिक व शारीरिक प्रभामंडल का घेरा विद्यमान होता है। इंग्लैंड के डॉक्टर वाल्टर जेन किलर ने अपने अथक प्रयास से इस मानवीय प्रभामंडल की वास्तविकता को जन सामान्य के लिए सुलभ बनाने में सफलता प्राप्त की है। उन्होंने डिक्यालिन, अलग तरह का रंग द्रव्य के उपयोग से इसे प्रयोग द्वारा सिद्ध करने का भी प्रयास किया। कई प्रयोगों में सफलता प्राप्त करने के उपरांत उन्होंने अपनी उपलब्धि को द ह्यूमन एटमॉस्फेयर नामक पुस्तक में प्रकाशित किया। उनके इन प्रयोगों को कई विवाद का भी सामना करना पड़ा, परंतु इसके बावजूद भी डॉक्टर किलर ने अपना प्रयोग अंततः जारी रखा। उन्होंने अपने प्रयोग के अंतर्गत रंग लक्षण को भी ज्ञात करने का कार्य आरंभ किया और उन्होंने इस कार्य में सफलता भी पाई। उनके इस अद्भुत प्रयोग की जानकारी अभी जन सामान्य को मिल भी नहीं पाई थी कि 23 जून 1920 को 73 वर्ष की उम्र में उनका देहांत हो गया। आगे चलकर उनके इन प्रयोगों को एक ब्रिटिश आध्यात्मवादी मिस्टर हैरी वेडिंगटन ने और आगे बढ़ाया। किलर ने प्रभामंडल को देखने के लिए एक संकुचित बॉक्स की सहायता ली थी, जिसकी दीवारें शीशे की बनी थी और उसमें अलग तरह रंग का अल्कोहलिक घोल रखा था, परंतु इसमें कुछ कठिनाइयां थी क्योंकि अत्यधिक रंग की आवश्यकता पड़ती, जो अत्यंत ही महंगा पड़ता था। साथ ही इसकी दीवारों को देखने में अति कठिनाई होती थी। अतः वॉन्डिंगटन से एक रंगीन चश्मों का प्रयोग आरंभ किया, जो दोहरे शीशे का बना था और उसके बीच में अलग तरह का घोल रखा रहता था। अतः इसमें इस खर्चीले द्रव्य की बहुत ही कम आवश्यकता पड़ती थी। इसके पश्चात पश्चिम जर्मनी के ऑस्कर वेगनर ने किलर के प्रयोगों को वैज्ञानिक स्वरूप प्रदान किया और इस पर उन्होंने एक पुस्तक द ओरिजिनल एंड प्रॉपर्टीज ऑफ द ह्यूमन ऑरा भी लिख डाली। वेगनर ने अपने प्रयोगों में डिक्यानिन की अपेक्षा एक अन्य अलग तरह रंग पाइनेसियानॉल का प्रयोग किया था, जो अत्यंत सस्ता था। वर्तमान में इंग्लैंड में मेटाफिजिकल रिसर्च ग्रुप के वैज्ञानिक मिस्टर जे विलियम्स ने किलर, वॉन्डिंगटन और वेगनर के प्रयोगों का समन्वयात्मक परीक्षण तथा प्रयोग किए। डॉक्टर W.E. वेहनम, जो कि एक आधुनिक रेडियोथेरेपिस्ट थे, उन्होंने यह बताया है कि कीड़ों के भी प्रभामंडल होते हैं, जिसे प्रयोगों द्वारा देखा जा सकता है। उदाहरण रूप मधुमक्खी की 20 फीट लंबा प्रभामंडल दृष्टिगोचर हुआ है। अब इससे हाई वोल्टेज स्रोतों द्वारा स्पष्ट फोटोग्राफ भी खींचे जाने लगे हैं। डॉक्टर किलर की शोधे इस संदर्भ में प्रख्यात है। वे किसी का भी प्रभामंडल देखकर यह बता सकते हैं कि उसकी जीवनी शक्ति एवं मानसिक क्षमता का स्तर क्या है। इस आधार पर किसी को पराक्रम एवं आयुष्य का भी पता चल सकता है। साथ ही स्वभाव एवं उपयोग के संबंध में भी ऐसा कुछ निर्धारण किया जा सकता है, जिसके सहारे की उसके लिए ऐसे उपयुक्त कार्य का चुनाव किया जा सके, जो सरलता और सफलता के साथ बन पड़े। डॉक्टर क्लीनर उन उपायों की खोज निकालने के लिए भी प्रयत्नशील है,
जिससे इस प्राण विद्युत का अनुपात घटाने बढ़ाने की विधि हस्तगत करके किसी को भी अधिक समर्थ या असमर्थ बनाया जा सके। जिस प्रकार रक्त की शुद्धता, मात्रा एवं गतिशीलता पर स्वस्थता निर्भर रहती है, ठीक उसी प्रकार आभा मंडल की स्थिति का भी महत्व है। यह तेजो वलय प्रकृति क्षेत्र में कहाँ से उपलब्ध होता है, इसकी खोज करते करते वैज्ञानिकों ने इस समूची पृथ्वी को ही एक पदार्थ शरीर कहा है और उससे एक विशिष्ट आभा मंडल बाहर निकलते देखा है। सूर्य किरणों से तो चमकता ही है, इसके अतिरिक्त उसमें निजी चुंबकत्व और प्रकाश भी है। वह भीतर भी है और बाहर भी। इसे भूमंडल का प्राण कहा जा सकता है। यदि यह उबलने लगे तो विस्फोटक स्थिति उत्पन्न होगी और गिरने घटने लगे तो उर्वरता समाप्त होने अथवा हिमयुगा पहुंचने जैसी स्थिति बनेगी। पृथ्वी की अनेकानेक अदृश्य परिस्थितियों में समय समय पर उतार चढ़ाव आते रहते हैं। उसके लिए इस भूचुंबकत्व अथवा तेजोवलय को उत्तरदायी माना जाने लगा है। पृथ्वी वस्तुतः एक विशाल स्थायी चुंबक है। इसका चुंबकीय क्षेत्र कहीं कम तो कहीं पर सबसे ज्यादा है। भूचुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव आकाश में कई किलोमीटर दूर तक फैला हुआ है। ये चुंबकीय क्षेत्र सूर्य और अन्य ग्रहों से आने वाले आकाशीय विकिरण कणों को अपनी ओर खींचते रहते हैं। वैज्ञानिकों, इंजीनियरों को पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की जानकारी रहने पर खनन कर्म के पूर्वेक्षण में पर्याप्त सहायता मिलती है। लौह अयस्क आयरन और के चारों तरफ एकत्र अन्य तत्वों जैसे एस्बेस्टस, सल्फर, लेड, क्रोमियम, तेल और गैस तथा अन्य धातुओं की खोज में भूचुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव का मापन उपयोगी सिद्ध हुआ। वैज्ञानिकों का अभिमत है कि चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव पृथ्वी के हर स्थान पर बदलता रहता है। किसी किसी स्थान पर प्रतिदिन तो अन्यत्र स्थानों पर वार्षिक चुंबकीय परिवर्तन होता रहता है। प्रतिदिन होने वाले परिवर्तन बहुत छोटे होते हैं, परंतु जब कभी अचानक ज्यादा परिवर्तन होता है तो चुंबकीय तूफान उठ खड़े होते हैं, जिसका प्रभाव समस्त भूमंडल पर पड़ता है। भूचुंबकीय क्षेत्र के प्रभावों के अध्ययन से यह तथ्य सामने आया है कि मनुष्य पर भी इस क्षेत्र का प्रभाव पड़ता है। ब्रिटिश वैज्ञानिकों ने अपने विभिन्न प्रयोग परीक्षणों के आधार पर इस बात की पुष्टि की है। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में होने वाले तीव्रगामी परिवर्तनों से हृदय और मस्तिष्क के विद्युतीय क्रियाकलापों में आश्चर्यजनक प्रभाव पड़ता है। कमजोर मनोस्थिति वाले व्यक्तियों पर इस परिवर्तन का सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है। जलवायु के आधार पर किन्हीं क्षेत्रों को स्वास्थ्य के लिए उपयुक्त अनुपयुक्त माना जाता है। अब इस श्रृंखला में एक कड़ी और जुड़ती है कि पृथ्वी की भूचुंबकीय तेजोवलय आभा के अनुरूप भी मनुष्य की स्वस्थता समर्थता पर अविज्ञात प्रभाव पड़ते रहते हैं। अस्तु विशेष महत्वपूर्ण कार्य के लिए तदनुरूप स्थान चयन करते समय अब न केवल स्थानीय सुविधा साधनों का महत्व माना जाता है, वरन यह भी खोजा जाता है कि किस क्षेत्र के भूचुंबकत्व की स्थिति क्या है। व्यक्तित्व के उच्च स्तरीय विकासों में हिमालय एवं गंगा के हर क्षेत्र की धरातल प्रखरता को उपयुक्त माना जाता है। इसी प्रकार महाप्राण ऋषि तपस्वियों के सानिध्य में न केवल उनके परामर्श का वरन तेजोवलय का भी लाभ मिलता है। इस संदर्भ में ऋषि आश्रमों में सिंह गाय का एक घाट पानी पीना एक उपयुक्त उदाहरण है। ये सारे प्रसंग
वातावरण में संव्याप्त चुंबकीय तेजोवलय की महत्ता बताते हैं, जिसे बढ़ाकर व्यक्ति सामर्थ्य संपन्न बन सकता है। आज के लिए इतना। धन्यवाद।